हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ओके, इससे पहले वॉल्टर्स मॉडल डिस्कस हो चुका है। इसमें हम लोग इसकी एजम्पशंस, इसका एक प्रैक्टिकल भी सॉल्व करेंगे, साथ के साथ इसका क्या क्रिटिसिज्म है और आप लोगों के साथ मैं इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी को। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले डिविडेंड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर्स को एज अ रिटर्न दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के शेयर्स में, तो उन लोगों को जो रिटर्न में दिया जाता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो फाइनेंस मैनेजर है वो जनरली 3 मेन टाइप के डिसीजंस लेता है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिविडेंड डिसीजन को, जो कि रिलेटेड है शेयर होल्डर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम बात करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कौन सी अर्निंग्स में से होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिडक्ट क्यों किया हमने? क्योंकि आप ये देखें, उन पे तो परसेंटेज रेट फिक्स होता है। जैसे आपको लिखा हुआ है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आपको पता है 6% इनको तो देना ही देना है। तो डिविडेंड डिसीजन जनरली डिसाइड करना है हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। उसमें से इंटरेस्ट लेस किया जाता है, फिर आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाती है, फिर उसमें से टैक्स लेस किया जाता है, फिर आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाती है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया जाता है, फिर जो अर्निंग बचती है दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो हम डिविडेंड डिसीजन में ये डिसाइड करेंगे कि कितना एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन करके रखना है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो डिविडेंड हमने पे कर दिया, बाकी का रिमेन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। और रिटेन्ड अर्निंग एक इंटरनल सोर्स है फाइनेंस का, क्योंकि हमने बाहर के लोगों से फाइनेंसिंग की हेल्प नहीं ली है। हमने क्या किया, जो हमारा प्रॉफिट था उसका कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी का रिटेन करके रख लिया, ताकि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हम उनका यूज़ कर सके। ठीक है, अब जो हमारा डिविडेंड डिसीजन है उसको हमने जो है डिविडेंड मॉडल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है आपका थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, दूसरा है थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। इररिलेवेंस मतलब ये जो है ये कहता है कि डिविडेंड डिसीजन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है वैल्यू ऑफ द फर्म पे। मतलब कितना भी डिविडेंड पे आउट रेशियो रखो, उसका जो है वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इररिलेवेंस, और इररिलेवेंस में आपका रेजिडुअल अप्रोच और मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच आता है। और अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ रेलेवेंस की, तो इसमें आप लोगों का वॉल्टर्स अप्रोच और गॉर्डन्स अप्रोच आता है। थ्योरी ऑफ रेलेवेंस ये मानते हैं कि डिविडेंड डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ता है हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म पे, इसमें ये माना जाता है। ठीक है, और इसमें वॉल्टर और गॉर्डन आएगा। और वॉल्टर मॉडल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे गॉर्डन्स मॉडल को, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, देखो, अगर हम गॉर्डन मॉडल के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम गॉर्डन मॉडल क्यों पड़ा? क्योंकि मायरन गॉर्डन एक पर्सन है जिन्होंने इस मॉडल को प्रपोज्ड किया था, इसीलिए इसका नाम गॉर्डन मॉडल पड़ा है। अब देखो, एक ये कौन सा मॉडल है? रेलिवेंट मॉडल है। तो रेलिवेंट मॉडल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके अकॉर्डिंग टू गॉर्डन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म अफेक्ट्स इट्स वैल्यू। तो जो फर्म की डिविडेंड पॉलिसी होती है वो इसकी वैल्यू को इफेक्ट करती है, यानी कि डिविडेंड डिसीजन का वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट पड़ेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आप लोगों को जो साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ वो आप लोगों को नोट करनी है। और साथ ही साथ जैसे मैं आपको डिटेल टॉपिक तो करवा ही रही हूँ, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनेंगे जो आप लोगों के लिए आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स पीजीटी, यूजीसी नेट, कॉमर्स या और भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, तो वो भी आपने नोट डाउन करने हैं साथ के साथ कि इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो गॉर्डन्स मॉडल है वो रेलिवेंट है या इररेलिवेंट मॉडल है या नन ऑफ दीज, तो आपको पता होना चाहिए रेलिवेंट मॉडल है। ठीक है,
तो और इस एक आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गॉर्डन मॉडल का अदर नेम क्या है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है। ध्यान रखना, इसका अदर नेम जो है गॉर्डन मॉडल का, दैट इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तभी मैंने इसको हाईलाइट किया है। देखो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्यों है, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि इसमें एक एजम्पशन है कि हर साल जो है कांस्टेंट लेवल ऑफ ग्रोथ होगा डिविडेंड में, ये माना जाता है। ठीक है, दिस मॉडल एज्यूम्स अ कांस्टेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट लेवल ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। देखिए अब हम बात करेंगे एजम्पशन। किसी भी मॉडल की जो एजम्पशंस होती हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आप एजम्पशंस अगर सही नहीं होंगी तो ये मॉडल ट्रू साबित नहीं होगा। तो एजम्पशंस आप लोगों को याद रखनी है, और एजम्पशंस के ऊपर भी आपका एमसीक्यू आ जाता है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो आपको अगर आपको पता होंगे एजम्पशंस तभी तो आप आंसर दे पाएंगे ना। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहला माना गया है द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म। ऑल इक्विटी का फर्म मतलब कोई भी डेट एलिमेंट यूज नहीं किया गया है। ठीक है, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज यूज्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर फाइनेंस्ड एक्सक्लूसिवली थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। सारा का सारा किससे किया गया है, रिटेन्ड अर्निंग से किया गया है। अब आप ये देखो इक्विटी हो गया एक बार स्टार्ट, ठीक है, फिर उस पर प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं उस इन्वेस्टमेंट से, फिर उसी को हम कुछ पोर्शन रिटेन करके रख रहे हैं, यानी कि हम इंटरनल फाइनेंसिंग यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं आएगी। नो टैक्सेस, इसकी एक ये भी एजम्पशन है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। तीसरी क्या है, परपैचुअल अर्निंग। परपैचुअल का मतलब लगातार, ये माना जाता है, एक एजम्पशन ये होगी कि फर्म की परपैचुअल लाइफ है और उसी से रिलेटेड है कि जो अर्निंग्स है ना, स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स, जो फ्लो है अर्निंग्स का, वो भी परपैचुअल है। ओके, और क्या एजम्पशन है, कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और ये माना गया है कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है जिसको हम आर भी बोलते हैं वो भी कांस्टेंट इसमें मानी गई है। नेक्स्ट एजम्पशन है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे आर को कांस्टेंट माना गया है वैसे ही जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो जिसको हम के ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो, अब ये ध्यान रखना ये वाली जो दो एजम्पशन है ना, ये आपकी वॉल्टर मॉडल से अलग हैं। जनरली वैसे तो एजम्पशन सेम है, बट ये वाली दोनों जो है एजम्पशंस ये इंपॉर्टेंट भी हैं, अलग से भी हैं गॉर्डन मॉडल की। जैसे अब आप लोगों को बोला हुआ है कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो को इन्होंने बी से डिनोट किया, ध्यान रखना, रिटेंशन रेशियो को बी से डिनोट किया है। जो रिटेंशन रेशियो इन्होंने बोला कि एक बार डिसाइड कर लिया तो वो कांस्टेंट रहेगा। सो जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट को हम जी से डिनोट करते हैं, जी इज इक्वल टू बी आर। बी क्या है हमारा, रिटेंशन रेशियो, आर आपको पता है रेट ऑफ रिटर्न, तो B इंटू आर दैट इज कॉन्स्टेंट फॉर एवर। जी आपको ध्यान रखना है ग्रोथ रेट, जी किसके इक्वल है, बी आर। तो आपसे एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रोथ रेट किसके इक्वल है, B इंटू आर। बी रिटेंशन रेशियो, आर तो आपको पता ही है रेट ऑफ रिटर्न। ओके, उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज एज्यूम्ड दैट फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट, क्योंकि अब जब आप इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, इस मॉडल का जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि हमने के ई माइनस बी आर आता है नीचे डिनोमिनेटर में जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस है इसमें ये माना गया है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, अदरवाइज नीचे नेगेटिव में आएगा जो पॉसिबल नहीं है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो एक तो ये माना गया है कि कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो है, और ये माना गया है जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट मतलब बी आर या फिर जी भी बोल सकते हैं, जो आपका इसमें जो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो जो अगर मैं इसके क्रक्स की बात करूँ, अभी आगे हम फॉर्मूला वगैरह डिस्कस करेंगे, क्रक्स मतलब जो मेन चीज़ें हैं। अब गॉर्डन ने ना एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आप पढ़ेंगे बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट दिया था, आपसे पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो गॉर्डन आर्ग्यूमेंट की टू फोल्ड जो मेन एजम्पशन है, इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स का मतलब वो लोग जो है रिस्क से बचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिस्क से बचते हैं। दूसरा क्या है, द इन्वेस्टर्स पुट ए प्रीमियम ऑन अ सर्टेन रेट रिटर्न एंड ऑन द अदर हैंड दे डिस्काउंट अनसर्टेन रिटर्न्स। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, इन्वेस्टर्स जो है आपको पता है रिस्क अवर्स है,
तो प्रेजेंट में जो उनको डिविडेंड मिलेगा उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसको। हो सकता है कि फ्यूचर में उनको ज़्यादा मिले, लेकिन वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। वो किसको दे रहे हैं? जो अभी पता है उनको सर्टेन जो डिविडेंड है प्रेजेंट में, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, सो देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन, इन्वेस्टर्स वांट टू अवॉइड रिस्क एंड दे प्रेफर सर्टेन करेंट डिविडेंड इनकम एंड डिस्काउंट फॉर अनसर्टेन फ्यूचर रिटर्न। यानी कि वही सिंपल लैंग्वेज में, इन्वेस्टर्स रिस्क से बचना चाहते हैं और वो लोग प्रेफर किसको करते हैं? करंट डिविडेंड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जबकि जो अनसर्टेन फ्यूचर है रिटर्न, उसको वो डिस्काउंट मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और ये चीज़ जो है किसके ऊपर बेस्ड है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश। यानी कि हमारे हाथ में एक चीज़ होना बेटर है कि टू वहाँ पे है, दूर है, बुश में है। ठीक है, तो हमारे पास प्रेजेंट डिविडेंड होना बेटर है, ये उसकी बजाय कि अनसर्टेन डिविडेंड फ्यूचर में क्या होगा, रिटर्न क्या होगी। सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। ओके, अब होता क्या है इसका, क्या इस आर्ग्यूमेंट के फेवर में उन्होंने क्या बोला गॉर्डन ने? द पेमेंट ऑफ करंट डिविडेंड रिजॉल्व्स द अनसर्टेनिटी अबाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द फ्यूचर इन केस द अर्निंग्स आर रिटेन। देखो, अगर आपको प्रेजेंट में डिविडेंड मिल गया तो फ्यूचर में आपने मतलब क्या मिलेगा, क्या रिटर्न, ये खत्म हो जाती है ना अनसर्टेनिटी। तो द पेमेंट ऑफ करंट डिविडेंड रिजॉल्व्स द अनसर्टेनिटी अबाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर इन केस द अर्निंग्स आर रिटेन। ठीक है, अब क्या होगा? इफ़ द अर्निंग्स आर रिटेन द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इन फ्यूचर। अब आप ये देखो, अगर आपने अब डिविडेंड नहीं दिया इन्वेस्टर्स को तो वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे डिविडेंड, बट फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। सो जो इस अब फ्यूचर अनसर्टेन है, इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो कम इंपॉर्टेंस देते हैं फ्यूचर डिविडेंड इनकम को, जबकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं करंट डिविडेंड को। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बर्ड इन हैंड के बारे में बताया। ठीक है, अब आप ये देखिए, इन्वेस्टर्स जो है रिटेन अर्निंग को रिस्की समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है अगर अर्निंग्स को रिटेन कर लिया, अब देखो वो रिस्की समझ रहे हैं, रिटेन अर्निंग को रिस्की समझ रहे हैं। अब रिस्की समझ रहे हैं तो जो मार्केट प्राइस है शेयर का, इससे एडवर्सली अफेक्ट होगा। ठीक है, अब एडवर्सली अफेक्ट होगा, इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज अभी डिविडेंड देगी उनके लिए रेडी है टू पे मोर फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच पेज डिविडेंड्स एंड डिस्काउंट देन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच डज नॉट पे करंट डिविडेंड। इसीलिए जो कंपनी को करंट डिविडेंड नहीं देगी वह उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फॉर्मूला ऑफ गॉर्डन मॉडल। ध्यान रखना, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल भी। सो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ डिविडेंड। क्योंकि यहाँ हम प्रेजेंट डिविडेंड की बात करते हैं ना, ठीक है, कि वो प्रेजेंट डिविडेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने इस टाइप से फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए। जितने भी फार्मूलाज मैं आपको बताती हूँ अलग से उसके नोट्स बना लेना, ताकि आपको पेपर के टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाओ। P यानी कि प्राइस ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू E इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई KE माइनस BR। मैंने आपको बताया था ना, डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ। KE क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। BR क्या है? ग्रोथ रेट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका ग्रोथ रेट से बड़ा होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P क्या है? प्राइस ऑफ अ शेयर, और आपका E क्या है? अर्निंग पर शेयर। ठीक है, 1 माइनस बी आपका यहाँ पे क्या है? परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स। यहाँ पे देखो B आपका रिटेंशन रेशो है, अगर 1 में से B लेस कर देंगे तो आपके पास ऑब्वियस है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग्स का परसेंटेज आएगा। B आपका क्या है? रिटेन अर्निंग का परसेंटेज। K ही क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो। R क्या है आपका? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। B इंटू आर क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है, अब आपको ना ये जो मैंने अभी बताया सारा, अभी आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी, तो इस मॉडल की जो इम्प्लीकेशंस निकल कर आती हैं वो ये है, अगर ग्रोथ फर्म है, यानी कि जब R जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तब शेयर होल्डर्स को तभी बेनिफिट होगा अगर कंपनी क्या करती है? री इन्वेस्ट करती है। यानी कि जब आपका
रिटेन अर्निंग ज़्यादा होगा क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। नॉर्मल फर्म में R=K होता है, तो चाहे कंपनी री इन्वेस्ट करे या डिस्ट्रीब्यूट करे इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और डिक्लाइनिंग फर्म जिनमें R जो है रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होता है, तो उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये बेनिफिट तभी होगा जब डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें शेयर होल्डर्स के बीच पे, उसके बजाय कि वो उसको री इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो ये फॉर्म आप देखिए, एक क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको मैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फॉर्म एंड डिक्लाइनिंग फर्म। अभी तीनों फॉर्म जो आपको बताई हैं, आपको बताया है रेट ऑफ रिटर्न ग्रोथ फर्म के लिए 15%, जिसको हम 0.15 लिखेंगे, और नॉर्मल फर्म के लिए 0.10 है, डिक्लाइनिंग फर्म के लिए 0.08 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10 है, और अर्निंग पर शेयर ₹10 है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिविडेंड पॉलिसी एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल, और आपको वैल्यू ऑफ द फर्म बतानी है गॉर्डन मॉडल का यूज़ करके। और आपको 3 सिचुएशन दी है, डीपी रेशो, डीपी यानी कि एक बार 40% है तो रिटेंशन रेशो 60% होगा, सेकंड में आपका डीपी रेशो 60% है, रिटेंशन रेशो फिर 40% हो जाएगा क्योंकि टोटल 100% होता है ना, और आपका थर्ड केस में डीपी रेशो 90% है और रिटेंशन रेशो 10% है। और मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला करवाया, तो एक बार आप अपने आप करके देखेंगे क्वेश्चन को, फिर अदरवाइज आप आगे मैं आपको समझा ही रही हूँ, ठीक है। तो देखो, अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दोबारा से आपके लिए है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला सबसे पहले हमारा याद होना चाहिए, ठीक है आपको। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो है हमें क्या बोला गया था, यहाँ पे जो है आपका P किसके इक्वल होता है, E1 माइनस बी के ई माइनस बी आर, यही होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, फर्स्ट केस में आपका दिस वन, ओके, यहाँ पे आपको 1 माइनस बी दिया हुआ है 40%, ओके, रिटेंशन रेशियो बी दिया हुआ है 60%, जी हमारा किसके इक्वल होता है, बी इंटू आर, बी क्या है हमारा आपको पता है, 60% को 0.6 लिख सकते हैं या 0.60 इंटू आर, आर आपको कितना दिया हुआ है 0.15, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये 0.09 आ गया, ओके। फिर जस्ट फॉर्मूला में पुट कीजिए, P इज इक्वल टू, ई क्या है हमारे पास ₹10 पर शेयर, 10 इंटू 1 माइनस 0.6, बी की जगह 0.6 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 0.10 है, माइनस बी आर ग्रोथ रेट 0.09। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 400 आएगा, ठीक है। फिर आप इसको सेकंड सिचुएशन, मतलब अब आप, ये तो आपका हो गया कौन सी फर्म के लिए, ये आपका है ग्रोथ फर्म के लिए, ये आपका है क्या, कौन सा किसके लिए है, नॉर्मल फर्म के लिए, और ये है आपका डिक्लाइनिंग फर्म के लिए। बस आपको इस तीनों का यही जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके आपको निकाल लेना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये आपका है ग्रोथ फर्म के लिए, ये है नॉर्मल फर्म के लिए, और ये है डिक्लाइनिंग फर्म के लिए आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद ये भी आपका क्या है, ग्रोथ फर्म के लिए, नॉर्मल फर्म के लिए और डिक्लाइनिंग फर्म के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल फर्म की, इसमें हमने ग्रोथ फर्म का निकाल लिया था। अब बस एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि नॉर्मल फर्म का जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो 10% था, तभी हमने 0.10 रखा, और डिक्लाइनिंग का 8%, डिक्लाइनिंग का 8%, तभी 0.08 आपका आया है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, आप जैसे जैसे इनको सॉल्व करते जाएंगे, जैसे मैंने अब आपका सेकंड केस है, सेकंड केस में ये आपका डीपी रेशो ये क्या कितना हो गया, 60% हो गया आपका, ये आपका 40%। मैंने आपको यहाँ पे एक पार्ट समझा। अब इसमें आपको जो एक चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो पहला है, देखो जब हम बात करेंगे ग्रोथ फर्म्स की, जो फर्स्ट कैटेगरी ग्रोथ फर्म्स की है, ग्रोथ फर्म्स में आप ये देखिए, जब डीपी रेशियो 40% था तब आपका 400 आ रहा था मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। फिर जब आपने डीपी रेशियो 60% कर दिया तो वो 150 हो गया, ठीक है। फिर जब आपने क्या हो गया 90% कर दिया तो वो 106। तो जैसे जैसे आप डीपी रेशियो बढ़ा रहे हो ग्रोथ फर्म के लिए, वैसे वैसे जो है आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको इम्प्लीकेशन बताया था, जब आपकी ग्रोथ फर्म है तो आपको डीपी रेशो कम से कम रखना है, रिटेंशन ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तभी आपका डीपी रेशो जब कम था 40%, तब आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल फर्म की, ये बीच वाला नॉर्मल फर्म का है।
नॉर्मल फर्म के केस में 100 था। इस सिचुएशन में डीपी रेशो जब 40% था, फिर भी 100 है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भी 100 है। तो नॉर्मल फर्म का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं डिक्लाइनिंग फर्म की, डिक्लाइनिंग फर्म में आप देखिए जब 40% था डीपी रेशियो, तो आपका 77 था। जब आप डीपी रेशियो को बढ़ाते गए तो 88 हो गया, फिर नेक्स्ट में ये आपका 98 हो गया। तो अब डिक्लाइनिंग में क्या होता है, जैसे जैसे आप डीपी रेशियो को बढ़ाओगे तब मार्केट प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास रिटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप डिक्लाइनिंग फॉर्म है, आपको इन्वेस्ट करने की आगे फर्दर ज़रूरत ही नहीं है, तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने आपको एक पार्ट इसलिए समझाया ताकि आप फॉर्मूला बार बार इसका यूज़ करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा और इसका इम्प्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो गॉर्डन मॉडल में ये हमने देखा कि कुछ भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यूज़ नहीं की जा रही है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता आजकल प्रेजेंट डे बिजनेस में, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, क्रिटिसिज्म। ध्यान रखना जो एजम्पशंस होती हैं ना, उसी के बेसिस पे ही क्रिटिसिज्म बनता है। हमने क्या माना था कि आर यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न सब कुछ कांस्टेंट है, जबकि रियल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। और क्या माना गॉर्डन मॉडल में कि कोई भी कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है, जबकि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा गॉर्डन मॉडल। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।